इस रहस्यमयी आइलैंड पर अब सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ लोगों की किस्मत का फैसला जैसे कोई अनदेखी ताकत कर रही है। पिछले पूरे 2 हफ्तों से लॉक और बून उसी रहस्यमयी हैच को खोलने में लगे हुए थे। दोनों हर तरीका आजमा चुके थे, लेकिन हैच जैसे किसी आम चीज से बना ही नहीं था। काफी कोशिशों और जांच के बाद आखिर उन्हें समझ आया कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका ग्लास तोड़ना। इसके लिए दोनों एक साधारण सा कैटापल्ट तैयार करते हैं ताकि किसी भारी चीज को जोर से फेंककर हैच का शीशा तोड़ा जा सके। दोनों पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन झटका देने वाली बात यह थी कि हैच का ग्लास हल्का सा भी नहीं टूटता। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसानी ताकत से टूट ही नहीं सकता। यही पहली बार लॉक अपना गुस्सा खुलकर दिखाता है। अब तक हमेशा शांत रहने वाला लॉक अचानक बेकाबू होने लगता है, लेकिन तभी बून घबराकर उसे रोक देता है, क्योंकि उसके पैर में मेटल का एक नुकीला टुकड़ा गहराई तक घुस चुका था। हालत काफी खराब दिख रही थी, मगर सबसे डराने वाली बात कुछ और थी। लॉक को दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। रात में जब वो अपने घाव पर पट्टी बांध रहा होता है, तब उसके मन में एक अजीब शक पैदा होता है। वो खुद अपनी टांग में सुई चुभाकर चेक करता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। एक बार नहीं, दोनों टांगों में बिल्कुल सेंसेशन खत्म हो चुका था। ये वही लॉक था जो क्रैश के बाद अचानक चलने लगा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे आइलैंड उससे कुछ वापस छीन रहा हो। अगले दिन लॉक और बून हैच के पास खड़े होते हैं कि तभी अचानक लॉक की आंखों के सामने अजीब सीन्स दिखने लगते हैं। उसे दिखाई देता है एक पीला एयरप्लेन आसमान से क्रैश हो रहा है। फिर अगले ही पल वो खुद को दोबारा व्हील चेयर पर बैठा देखता है। एक लाल बालों वाली औरत आसमान की तरफ इशारा कर रही होती है, और फिर खून से लथपथ बून उसकी तरफ देखकर कहता है, थेरेसा स्टेयर्स से गिर गई। उसी पल लॉक की आंख खुल जाती है। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। लॉक पूरी तरह यकीन कर लेता है कि आइलैंड उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा रास्ता जो सीधे हैच तक पहुंचता है। सुबह होने से पहले ही लॉक बून को उठाता है और उसे हैच के पास ले जाकर अपना पूरा सपना बताता है। फिर वो कहता है कि उन्हें उसी दिशा में जाना होगा जहां उसने सपने में प्लेन क्रैश होते देखा था, क्योंकि शायद वहीं उन्हें हैच खोलने का तरीका मिलने वाला है। शुरुआत में बून को ये सब बकवास लगता है। उसे लगता है लॉक अब इस आइलैंड के असर में पागल होता जा रहा है, लेकिन तभी लॉक अचानक थेरेसा का नाम लेता है और वही लाइन दोहराता है जो उसने सपने में सुनी थी, थेरेसा स्टेयर्स से गिर गई। ये सुनते ही बून के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि थेरेसा के बारे में उसने कभी लॉक को कुछ बताया ही नहीं था। अब पहली बार बून भी डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि लॉक उसके अतीत की बात आखिर जान कैसे सकता है, और यही चीज उसे मजबूर कर देती है लॉक की बात मानने के लिए। इसके बाद दोनों घने जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं। हर कदम के साथ जंगल और ज्यादा खामोश होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आइलैंड खुद उन्हें किसी खास जगह की तरफ ले जा रहा हो। लेकिन तभी अचानक लॉक जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी टांगें जैसे एकदम जवाब दे देती हैं। बून तुरंत उसे उठाने आगे आता है, मगर लॉक गुस्से में उसकी मदद ठुकरा देता है। वो किसी भी हालत में खुद को कमजोर साबित नहीं होने देना चाहता था। काफी संघर्ष के बाद वो खुद खड़ा हो जाता है, और तभी उसकी नजर सामने पेड़ पर लटक रही एक चीज पर पड़ती है। वो एक क्रॉस नेकलेस था। पहले बुन को लगा शायद ये किसी सर्वाइवर का होगा। तभी जॉन पास लटक रही बेल को खींचता है, और अगले ही पल ऊपर से एक सड़ी हुई लाश नीचे आ गिरती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉडी कई सालों से पेड़ पर फंसी हुई थी। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि इस आइलैंड पर ये लोग अकेले नहीं थे, उनसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका था। इस लाश के कपड़ों को देखकर लॉक अंदाजा लगाता है कि वो शायद कोई प्रीस्ट था, और उसे मरे हुए 10 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका था। लेकिन जैसे ही दोनों उसकी तलाशी लेते हैं, मामला पूरी तरह बदल जाता है। उसकी जेब से नाइजीरियन करेंसी निकलती है, और कोट के अंदर छुपी हुई एक गन भी मिलती है। अब साफ हो चुका था कि वो कोई असली प्रीस्ट नहीं था, वो सिर्फ प्रीस्ट का भेष पहनकर यहाँ पहुंचा था। इस आइलैंड का रहस्य अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा है। दूसरी तरफ कैंप में सॉयर लगातार सन से जड़ी बूटियां मांग रहा था, क्योंकि उसका सिर दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालत ऐसी हो चुकी थी कि न एस्पिरिन असर कर रही थी और न ही सन की हर्ब्स। केट ये सब देखकर समझ जाती है कि मामला साधारण नहीं है। वो तुरंत जैक के पास जाती है और उससे सॉयर को चेक करने के लिए कहती है, लेकिन जैक साफ मना कर देता है। शायद वो सॉयर के एटीट्यूड से पहले ही तंग आ चुका था। बाद में जब जैक बीच पर माइकल से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर दूर बैठे सॉयर पर पड़ती है। सॉयर सिर पर टॉवल रखे बिल्कुल बेबस हालत में बैठा हुआ था। पहली बार वो इतना कमजोर नजर आ रहा था। आखिरकार जैक का दिल पिघल जाता है और वो खुद उसके पास जाकर सिर दर्द के बारे में पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह सॉयर मदद लेते हुए भी अपना वही बदतमीजी वाला एटीट्यूड दिखाने लगता है। फिर भी काफी बहस के बाद वो मान जाता है। केट उसे केव तक लेकर आती है ताकि जैक ठीक से उसका चेकअप कर सके। पूरा
चेकअप करने के बाद जैक अचानक हंसने लगता है। तब वो बताता है कि सॉयर को कोई खतरनाक बीमारी नहीं हुई, असली समस्या उसकी नजर थी। आइलैंड पर आने के बाद सॉयर ने ढेर सारी किताबें जमा कर ली थी और वो घंटों धूप में बैठकर उन्हें पढ़ता रहता था। लगातार आंखों पर जोर डालने की वजह से उसकी आईसाइट कमजोर हो गई थी और उसी कारण उसे भयानक सिरदर्द हो रहा था। इसके बाद जैक कैंप में मिले सारे ग्लासेस उसे पहनाकर चेक करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए सही साबित नहीं होता। तभी सईद टूटे हुए अलग अलग चश्मों के लेंसेज निकालना शुरू करता है। काफी मेहनत के बाद वो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक असेंबल्ड चश्मा तैयार कर देता है। जैसे ही सॉयर उसे पहनता है, उसकी धुंधली नजर अचानक साफ हो जाती है। अब वो सब कुछ ठीक से देख पा रहा था और उसका सिर दर्द भी लगभग गायब हो चुका था। हालांकि हर्ली उसे चिढ़ाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसकी बात सुनकर सॉयर गुस्से में चश्मा उतार देता है, लेकिन अगले ही पल खुद हंसते हुए उसे दोबारा पहन भी लेता है। उधर जंगल के अंदर लॉक और बून की खोज लगातार जारी रहती है, लेकिन चलते चलते अचानक लॉक एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ता है। बून तुरंत घबराकर उसे संभालता है और कहता है कि अब उन्हें वापस जाकर जैक से मदद लेनी चाहिए, मगर लॉक साफ मना कर देता है। फिर आखिरकार वो अपना सबसे बड़ा राज बून के सामने खोल देता है। क्रैश से पहले पिछले 4 सालों से वो पैरालाइज्ड था। वो व्हीलचेयर पर जिंदगी जी रहा था और अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता था, लेकिन इस आइलैंड पर आते ही उसकी टांगें अचानक ठीक हो गईं। लॉक पूरी तरह मान चुका था कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके लिए ये आइलैंड कोई साधारण जगह नहीं थी। अब जब उसकी टांगें दोबारा जवाब देने लगी थीं, तो लॉक को लगने लगा कि आइलैंड उससे कुछ चाहता है, शायद कोई काम जो अभी पूरा होना बाकी था। लॉक पूरे विश्वास के साथ कहता है कि अगर वे उसके सपने के संकेत का पीछा करके हैच खोलने का तरीका ढूंढ लें, तभी ये चमत्कार बना रहेगा। बून उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन लॉक की आंखों में जो डर और यकीन दोनों एक साथ दिख रहे थे, उसके बाद वो उसे अकेला छोड़ नहीं पाता। आखिर बून उसे सहारा देकर आगे बढ़ाता है। कुछ देर बाद दोनों रुककर आराम करने लगते हैं। तभी बून आखिर थेरेसा की कहानी बताता है। थेरेसा उसकी नैनी थी। जब बून छोटा था तब वो ऊपर वाले कमरे में रहता था और पेजर से थेरेसा को बुलाकर उसके साथ खेला करता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। थेरेसा सीढ़ियों से गिर गई और उसकी गर्दन टूटने की वजह से उसकी मौत हो गई। बून ये बात बताते वक्त साफ परेशान नजर आ रहा था, जैसे वो याद आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन कहानी खत्म होते ही अचानक लॉक हंसने लगता है। बून को पहले लगता है शायद लॉक का दिमाग खराब हो गया है, मगर अगले ही पल उसे समझ आता है कि लॉक हंस क्यों रहा था। सामने चट्टान के किनारे वही पीला एयरप्लेन पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लॉक ने अपने सपने में देखा था। अब बून भी समझ चुका था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन समस्या ये थी कि लॉक की टांगें अब लगभग काम करना बंद कर चुकी थीं। वो खुद प्लेन तक पहुंचने की हालत में नहीं था, इसलिए अब अंदर जाकर सब कुछ चेक करने का काम बून को ही करना था। बून बड़ी मुश्किल से उस खतरनाक चट्टान पर चढ़ना शुरू करता है। नीचे गहरी खाई थी और जरा सी गलती सीधा मौत में बदल सकती थी। काफी संघर्ष के बाद वो प्लेन तक पहुंच जाता है और बहुत सावधानी से उसके अंदर घुसता है। अंदर का हाल देखकर साफ लग रहा था कि ये प्लेन कई सालों से वहीं फंसा पड़ा था। बून अंदर ऐसी किसी चीज की तलाश करता है जिससे हैच खोला जा सके, लेकिन काफी खोजने के बाद उसे सिर्फ वर्जिन मैरी की छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं। पहले तो ये सब बेकार लगता है, इसलिए वो उन मूर्तियों को नीचे लॉक की तरफ फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, मूर्तियां टूट जाती हैं और उनके अंदर से हीरोइन के पैकेट्स बाहर निकल आते हैं। अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो नकली प्रीस्ट असल में ड्रग्स स्मगल कर रहा था और उन मूर्तियों के अंदर हीरोइन छुपा कर ले जा रहा था। ये सवाल आपके भी मन में आया कि ये यहाँ कैसे आया? इसकी भी एक कहानी है, ये हमें पता चलेगा सीजन 2 में। तो इसे याद रखना सबसे जरूरी है। ड्रग्स को देखकर लॉक पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि हैच खोलने में इन चीजों का कोई मतलब नहीं था। उसे समझ ही नहीं आता कि आइलैंड ने आखिर उसे यहाँ तक क्यों पहुंचाया। आखिर इस संकेत का असली मतलब क्या था? उधर बून हार नहीं मानता और प्लेन के अंदर दोबारा तलाश शुरू कर देता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि प्लेन का रेडियो ट्रांसमीटर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन प्लेन चट्टान के किनारे बहुत बुरी तरह डगमगा रहा था। नीचे खड़ा लॉक तुरंत खतरा समझ जाता है और जोर जोर से बून को बाहर आने के लिए चिल्लाने लगता है, मगर बून रुक जाता है। उसे लगता है शायद यही वो चीज है जिसके लिए आइलैंड उन्हें यहाँ तक लाया था। वो जल्दी से रेडियो चालू करता है और बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर घबराई आवाज में बताता है कि वो ओशियानिक 815 फ्लाइट का सर्वाइवर है और उन्हें मदद चाहिए। कुछ सेकंड तक सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर दूसरी तरफ से जो जवाब आता है उसे सुनकर बून के होश उड़ जाते हैं।
सामने वाला कहता है कि रेस्क्यू की उम्मीद छोड़ दो क्योंकि ओशियनिक 815 के सारे पैसेंजर्स तो पहले ही मर चुके हैं। ये सुनते ही जैसे सब कुछ थम जाता है। बून कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही प्लेन जोर से हिलने लगता है। अगले ही पल पूरा प्लेन क्लिफ से नीचे गिर जाता है। नीचे खड़ा लॉक तुरंत उसकी तरफ भागता है। वो मलबे को हाथों से हटाना शुरू कर देता है और किसी तरह घायल बून को बाहर निकाल लेता है। बून की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन लॉक रुकता नहीं। वो उसे अपने कंधे पर उठाता है और पूरी ताकत लगाकर जंगल पार करते हुए केव्स की तरफ दौड़ पड़ता है। जब वो जैक के पास पहुंचता है तब तक बून लगभग बेहोश हो चुका था। जैक तुरंत उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो तुरंत इलाज शुरू करता है और केट को साफ पानी लाने के लिए भेज देता है। फिर जैक लॉक से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन लॉक सच छुपा लेता है। वो कहता है कि वे जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे और तभी बून चट्टान से गिर गया। जैक को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन उस वक्त बून को बचाना ज्यादा जरूरी था। इसी बीच जब जैक दोबारा लॉक से सवाल करने की कोशिश करता है तब तक लॉक वहां से गायब हो चुका होता है। वो सीधे हैच के पास पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसका खुद पर काबू टूट जाता है। वो हैच को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लॉक दर्द और गुस्से में चीख कर कहता है कि उसने आइलैंड की हर बात मानी, हर संकेत पर भरोसा किया। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर आइलैंड उससे चाहता क्या था? लेकिन लॉक के इस टूटने के पीछे एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी छुपी थी। लॉक बचपन से अनाथ था। उसने पूरी जिंदगी अकेले गुजारी थी। मिडिल एज तक उसकी जिंदगी एक साधारण सुपरमार्केट एम्प्लॉय की तरह गुजर रही थी। उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लाल बालों वाली औरत उसे चोरी छिपे देख रही है। पहले उसे लगा शायद कोई गलत फहमी है, लेकिन बाद में जो सच सामने आया उसने लॉक को पूरी तरह हिला दिया। वो औरत उसकी जन्म देने वाली माँ थी। कई सालों बाद उसकी माँ आखिर उससे मिलने आई थी, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं था। वो अजीब तरीके से बातें करती थी और मानसिक रूप से अस्थिर लग रही थी। जब लॉक ने अपने पिता के बारे में पूछा तो वो सीधा जवाब देने की बजाय उल्टी सीधी बातें करने लगी, जैसे वो खुद इस सच से भाग रही हो। इसके बाद लॉक खुद अपने पिता के बारे में पता लगाना शुरू करता है। तभी उसे मालूम चलता है कि उसकी माँ मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और उसका असली पिता एक बहुत अमीर आदमी था। हालांकि लॉक को उसके पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो बस पहली बार अपने पिता से मिलना चाहता था और जब आखिर वो उससे मिलता है तो वो आदमी बेहद चार्मिंग, शांत और दोस्ताना नजर आता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। वो साथ घूमने लगे, लंबी बातें करने लगे, यहाँ तक कि हंटिंग ट्रिप्स की प्लानिंग भी होने लगी। जिंदगी में पहली बार लॉक को महसूस हुआ कि शायद अब उसे वो फैमिली मिल रही है जिसकी कमी उसने बचपन से महसूस की थी। उसे लगने लगा कि आखिरकार उसे अपने पिता का प्यार मिल गया। लेकिन इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके पिता की किडनीज खराब हो चुकी हैं और उन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत है। उसका पिता इस बात को ऐसे कैजुअली बताता है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो, मगर लॉक के लिए मामला अलग था। उसके दिल में अपने पिता के लिए सच में अपनापन पैदा हो चुका था। कुछ मुलाकातों के बाद आखिर लॉक फैसला कर लेता है कि वो अपनी एक किडनी डोनेट करेगा ताकि उसके पिता की जिंदगी बच सके। सर्जरी सफल हो जाती है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली झटका इसके बाद मिलता है। ऑपरेशन खत्म होते ही उसका पिता अचानक उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लॉक को समझ आने लगता है कि शुरुआत से उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया था। माँ से मिलवाना, प्यार दिखाना, रिश्ता बनाना, ये सब सिर्फ एक चाल थी ताकि उससे किडनी ली जा सके। और जैसे ही काम पूरा हुआ उसके पिता ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जिस इंसान को लॉक पहली बार अपना परिवार मानने लगा था उसी ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया और फिर अकेला छोड़ दिया। यही धोखा लॉक के अंदर हमेशा के लिए गहरे जख्म की तरह बस गया। अपने पिता की सच्चाई जानने के बाद लॉक पूरी तरह टूट चुका था। वो गाड़ी में बैठकर गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारता रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसके पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? और अब वही दर्द उसे इस आइलैंड के साथ भी महसूस होने लगा था। जैसे पहले उसके पिता ने उसे धोखा दिया था और अब आइलैंड भी उसे छोड़ रहा हो। लेकिन तभी अचानक हैच के अंदर से तेज रोशनी चमकती है। लॉक तुरंत चुप हो जाता है। उसकी नजर सीधे हैच पर टिक जाती है। दूसरी तरफ केव्स में जैक बून की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। सन और केट भी उसकी मदद में जुटे हुए थे। वहीं हर्ली खड़ा होकर यह सब देख रहा था और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी वह ऐसा कुछ देखता है तो अक्सर बेहोश हो जाता है। अभी भी वही लग रहा है। बून की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। जैक तुरंत हर्ली से कहता है कि जल्दी से सबसे अच्छा कुशन और नेट लेकर आओ ताकि उनसे इमरजेंसी मेडिकल सेटअप तैयार किया जा सके। हर्ली खून देखकर साफ घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर मदद करता रहता है। इसके बाद जैक केट को बीच पर भेजता है ताकि वो सॉयर से शराब लेकर आए, क्योंकि इलाज के लिए अल्कोहल की जरूरत थी। इसी बीच बून की सांसें और तेज होती जा रही
रही थीं। उसकी हालत देखकर जैक तुरंत समझ जाता है कि उसके लंग्स में गंभीर प्रॉब्लम हो रही है। वो बिना समय गंवाए बून के सीने का घाव साफ करना शुरू कर देता है। जैक तुरंत बून के सीने में ट्यूब डालकर उसकी ब्रीदिंग रिस्टोर करने की कोशिश करता है। कुछ बेहद तनाव भरे सेकंड के बाद आखिर बून दोबारा सांस ले पाता है। ये सब देखकर केट बुरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ तक कांपने लगते हैं, लेकिन तभी जैक जोर से उसे आवाज देता है और उसे दोबारा फोकस करने पर मजबूर कर देता है। अब बून के शरीर में 2 बड़ी चोटें थीं। लॉक के मुताबिक वो क्लिफ से गिरा था, इसलिए जैक मानता है कि उसकी टांग में क्लोज्ड फ्रैक्चर है और उसे तुरंत सही पोजीशन में लाना जरूरी होगा। दूसरी तरफ उसके सीने का घाव लगातार खून बहा रहा था। सन तुरंत जैक को याद दिलाती है कि पहले उस वूंड को स्टिच करना पड़ेगा, वरना बून ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। बून की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, जैसे वो धीरे धीरे होश खो रहा हो। तब जैक उसके बिल्कुल करीब जाकर उसकी आंखों में देखता है और साफ कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। इसके बाद जैक बहुत सावधानी से उसके सीने का घाव सीना शुरू करता है, लेकिन इस दौरान बून बार बार सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाता रहता है, मुझे माफ कर दो। उसकी टूटती हुई आवाज पूरे माहौल को और टेंशन से भर चुका था। स्टिचिंग खत्म होने के बाद जैक समझ जाता है कि बून बहुत ज्यादा खून खो चुका है। अगर जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी टूटी हुई टांग ठीक करनी जरूरी थी। जैक काफी देर से लगातार बिना रुके काम कर रहा था। उसकी हालत भी टेंशन से खराब होने लगी थी। तभी सन उसे कुछ देर बाहर जाकर हवा लेने के लिए कहती है। जैक मन मारकर बाहर निकलता है। बाहर चार्ली बेचैनी से बून की हालत पूछता है, लेकिन जैक खुद इतने टेंशन में था कि ठीक से जवाब तक नहीं दे पाता। कुछ सेकंड बाद ही वो वापस अंदर लौट आता है और फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। सन मजबूती से बून के कंधे पकड़ लेती है ताकि वो ज्यादा हिल ना सके। फिर जैक पूरी ताकत लगाकर उसकी टूटी हुई टांग को सीधा करता है। अगले ही पल बून दर्द से जोर से चीख उठता है। उसकी चीख पूरे केव में गूंजने लगती है। ये सब देखकर हर्ली अपने कान बंद कर लेता है क्योंकि वो ये दर्द सह नहीं पा रहा था। इसी बीच केट बीच पर पहुंचती है और सॉयर से शराब मांगती है। केट के चेहरे की घबराहट देखकर सॉयर तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। इस बार वो बिना मजाक किए तुरंत अपनी सारी शराब उसे दे देता है। केट जल्दी जल्दी बॉटल्स बैग में भरती है और केव्स की तरफ भागने लगती है, लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर फिसल जाता है और एक बॉटल नीचे गिरकर टूट जाती है। केट खुद को संभालने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी जंगल की तरफ से चीखने की आवाज आने लगती है। माहौल अचानक एकदम खामोश हो जाता है। केट सावधानी से आवाज की तरफ देखने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि वो क्लेयर है। क्लेयर दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी क्योंकि उसे लेबर पेन शुरू हो चुका था। उसका बच्चा अब किसी भी वक्त पैदा हो सकता था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे केव्स में ले जाया जा सके। इसलिए केट जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसी वक्त बीच पर राफ्ट बनाने में लगा जिन वो आवाज सुन लेता है। उसकी सुनने की क्षमता काफी तेज थी, इसलिए वो बिना देर किए तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है और क्लेयर तक पहुंच जाता है। क्लेयर दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। केट उसके पास ही रुक जाती है और अपना बैग जिन को पकड़ाकर जल्दी से जैक को बुलाने के लिए कहती है। जिन को पूरी बात समझ नहीं आती, उसे सिर्फ जैक का नाम समझ आता है, लेकिन क्लेयर की हालत देखकर वो समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। इसलिए वो तुरंत मैसेज पहुंचाने केव्स की तरफ भाग जाता है। उधर केव्स में बून के बाहरी घावों का इलाज लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा था उसका लगातार गिरता ब्लड लेवल। जैक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एक पतली नीडल जैसा उपकरण बनाने की कोशिश कर रहा था। वो बैम्बू को काटकर शेप देने की कोशिश करता है, मगर सही नीडल बन ही नहीं पा रही थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद जैक बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। समय तेजी से निकल रहा था और बून की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच सन बून की देखभाल करते हुए उससे उसका ब्लड ग्रुप पूछती है। दर्द से कांपते हुए बून बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, लेकिन होश और बेहोशी के बीच वो बार बार सिर्फ शैनन का नाम ले रहा था। ये देखकर साफ था कि वो उसी के बारे में सोच रहा है। जैक तुरंत सन से कहता है कि चार्ली को भेजो और सभी सर्वाइवर्स का ब्लड ग्रुप चेक करवाओ, साथ ही शैनन को भी ढूंढो। शायद बून उसे आखिरी बार देखना चाहता है, लेकिन इस वक्त शैनन बीच के दूसरे हिस्से में सईद के साथ थी और उसे केव्स में चल रही इस इमरजेंसी की बिल्कुल खबर नहीं थी। चार्ली एक एक सर्वाइवर से ब्लड ग्रुप पूछना शुरू करता है, मगर किसी का भी मैच नहीं मिलता। समय अब हाथ से निकलता जा रहा था। तभी सन अचानक एक काम की चीज लेकर आती है। वो सी अर्चिन था। उसके कांटे नीडल की तरह इस्तेमाल किए जा सकते थे। अब कम से कम ट्रांसफ्यूजन करने का एक तरीका मिल चुका था, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। बून का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था और कैंप में किसी का भी ब्लड उसे मैच नहीं कर रहा था। ऐसी हालत में सिर्फ ओ नेगेटिव
नेगेटिव ब्लड ही इस्तेमाल किया जा सकता था। वो यूनिवर्सल डोनर जरूर था, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ था। बून का शरीर कभी भी शॉक में जा सकता था। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैक खुद ओ नेगेटिव था, इसलिए वो बिना एक सेकंड गंवाए जैक फैसला करता है कि वो अपनी ही नस से बून को ब्लड देगा। वो हर हाल में उसकी जान बचाना चाहता था। तभी जिन केव्स में पहुंच जाता है। वहाँ सन को देखकर वो थोड़ा असहज जरूर होता है। दोनों के बीच पहले से तनाव चल रहा था, लेकिन इस वक्त किसी के पास रिश्तों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इस समय वहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, बून की सांसें। सन जल्दी जल्दी जैक को क्लेयर की हालत ट्रांसलेट करके समझाती है। क्लेयर को लेबर पेन शुरू हो चुका था और बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ जैक अभी बून के साथ ब्लड लाइन कनेक्ट कर चुका था। अगर वो वहाँ से हटता तो बून शायद उसी वक्त मर जाता। मजबूरी में जैक फैसला करता है कि उसे यहीं रुकना होगा, इसीलिए वो जिन और चार्ली को तुरंत क्लेयर के पास भेज देता है। साथ ही चार्ली से कहता है कि डिलीवरी का पूरा काम अब उसे और केट को मिलकर संभालना पड़ेगा। चार्ली साफ घबराया हुआ था, उसके चेहरे से ही डर दिख रहा था, लेकिन इस वक्त पीछे हटने का कोई मौका नहीं था। जैक जल्दी जल्दी उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाने लगता है कि बच्चे की डिलीवरी कैसे करवानी है। चार्ली खुद को संभालता है और आखिर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। केव के अंदर माहौल और भारी होता जा रहा था। तभी अचानक बून को कुछ देर के लिए होश आता है। उसकी सांसें कमजोर थीं, लेकिन इस बार वो जैक से सच छुपाता नहीं। वो पूरी बात बता देता है। प्लेन कैसे गिरा, वो वहाँ कैसे घायल हुआ, और लॉक ने उससे हैच वाली बात छुपाने के लिए झूठ बोलने को कहा था। ये सुनते ही जैक का चेहरा एकदम बदल जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि लॉक ने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला है। बून मुश्किल से होश में था, लेकिन फिर भी वो दर्द से कराहते हुए सिर्फ एक ही बात कहता है, उसकी टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यही सुनते ही जैक तुरंत समझ जाता है कि मामला सिंपल फ्रैक्चर का नहीं है। वो ध्यान से बून की लेग चेक करता है और नोटिस करता है कि उसके शरीर का काफी खून उसी लेग की तरफ जमा हो रहा था। उसी पल जैक के दिमाग में पूरी सच्चाई साफ हो जाती है। बून किसी साधारण गिरने से घायल नहीं हुआ था। प्लेन के भारी मलबे ने उसकी लेग को बुरी तरह क्रश कर दिया था। इसका मतलब अब तक जैक जो ट्रीटमेंट करता रहा वो गलत असम्पशन पर बेस्ड था, और अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बूने को कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया था। क्रश्ड टिश्यू के अंदर प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। मसल्स और नर्व्स तक ब्लड पहुंचना बंद हो चुका था। उसकी लेग अंदर से धीरे धीरे मर रही थी। ये समझते ही जैक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सन भी उसकी आंखों में डर साफ देख लेती है। वो तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देती है, क्योंकि अब सिर्फ खून देने से बून को बचाया नहीं जा सकता था। जैक बिना समय गंवाए बाहर निकलता है और हर्ली से तुरंत माइकल को बुलाने के लिए कहता है। फिर दोनों की मदद से वो एक क्रूड कटिंग टूल तैयार करवाने लगता है। अब जैक के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अगर बून की सड़ती हुई लेग तुरंत नहीं काटी गई तो उसकी जान नहीं बचेगी। लेकिन तभी अचानक बून खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखकर सन तुरंत समझ जाती है कि मामला अब सिर्फ उसकी लेग तक सीमित नहीं रहा। अंदरूनी चोटें भी बहुत गंभीर थीं और बून का शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। फिर भी जैक हार मानने को तैयार नहीं था। उसे अब भी लगता था कि अगर वो बून की लेग काट दे तो शायद उसकी जान बच सकती है, लेकिन हालत इतनी भयानक हो चुकी थी कि माइकल और सन ये सब देख तक नहीं पा रहे थे। आखिर जैक अकेले ही वो खौफनाक काम करने के लिए तैयार होता है। केव के अंदर हर तरफ डर और तनाव फैल चुका था। जैक कांपते हाथों से कटिंग टूल उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे नीचे लाने वाला होता है तभी बून अचानक होश में आ जाता है और जैक को रोक देता है। अब बून सब समझ चुका था। उसे पता चल गया था कि वो बचने वाला नहीं है। वो नहीं चाहता था कि जैक सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए उसे और दर्द दे, इसलिए इस बार फैसला बून खुद लेता है ताकि जैक खुद को जिंदगी भर दोषी महसूस ना करे। ये सुनते ही जैक पूरी तरह टूट जाता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंसू दोनों एक साथ बह रहे थे। इतनी देर तक वो हर हाल में बून को बचाने के लिए लड़ता रहा। आखिरकार बून टूटती आवाज में जैक से बस इतना कह पाता है, मुझे जाने दो। दूसरी तरफ क्लेयर दर्द और डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसे लग रहा था कि शायद कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन केट लगातार उसके पास बैठकर उसका हौसला बढ़ाती रहती है। तभी जिन और चार्ली वहां पहुंच जाते हैं। चार्ली जल्दी जल्दी जैक के बताए सारे इंस्ट्रक्शंस केट तक पहुंचाने लगता है ताकि डिलीवरी सेफली हो सके। जिन अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन क्लेयर की हालत देखकर उसे भी डर महसूस हो रहा था। दर्द और घबराहट के बीच क्लेयर अचानक अपने दिल की बात कहने लगती है। वो बताती है कि उसे बस इतना याद है कि किसी ने उसे जंगल में उठा लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। शुरुआत में केट खुद डिलीवरी करवाने से घबरा रही थी, उसके हाथ तक कांप रहे थे, लेकिन अब पीछे
हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो क्लेयर के बिल्कुल पास बैठती है, उसका हाथ मजबूती से पकड़ती है और कहती है कि वे दोनों मिलकर इसे संभाल लेंगी। थोड़ी दूरी पर चार्ली और जिन बेचैनी से इंतजार करते रहते हैं। हर दर्द भरी चीख के साथ उनका तनाव और बढ़ता जाता है। रात का जंगल और भी भारी लगने लगा था, लेकिन आखिर लंबे संघर्ष के बाद वो पल आ ही जाता है। क्लेयर अपनी पूरी ताकत लगाती है और आखिरकार बच्चे को जन्म दे देती है। अगले ही पल एक हेल्थी बेबी बॉय इस दुनिया में आता है। केट राहत की सांस लेते हुए प्यार से बच्चे को क्लेयर की गोद में रखती है। बच्चे को देखते ही क्लेयर की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। बाहर इंतजार कर रहे चार्ली और जिन भी ये खबर सुनते ही राहत महसूस करते हैं। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एक तरफ आइलैंड पर नई जिंदगी आने की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ केव्स में मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। वहां सिर्फ खामोशी थी और जैक अकेला बून के पास बैठा था। बून अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कुछ कहना चाहता है। उसके होंठ हिलते हैं जैसे वो कोई जरूरी बात पूरी करना चाहता है, लेकिन शब्द बाहर आने से पहले ही उसकी सांसें धीरे धीरे थम जाती हैं। जैक कुछ सेकंड तक बस उसे चुपचाप देखता रहता है, फिर कांपते हाथों से धीरे से उसकी आंखें बंद कर देता है। उसी पल जैक के दिमाग में अपने अतीत की एक याद वापस आती है। कभी उसकी भी शादी होने वाली थी। उसकी फियांसे एक भयानक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई थी। हालत इतनी खराब थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी, लेकिन जैक ने हार नहीं मानी। उसने पूरी जान लगाकर उसकी जिंदगी बचा ली। शायद इसी वजह से वो औरत जैक को अपना हीरो मानने लगी थी और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी। लेकिन शादी से पहले भी जैक अंदर से पूरी तरह श्योर नहीं था। उसे खुद समझ नहीं आता था कि क्या वो सच में इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तभी उसके पिता ने उससे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी उठाना अच्छी बात है, लेकिन जैक की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कभी हार मानना नहीं जानता। वो हर चीज को बचाने की कोशिश करता रहता है, चाहे सामने वाला पहले ही जा चुका हो। कभी कभी छोड़ देना भी हिम्मत मांगता है। आखिर जैक ने शादी की जिम्मेदारी उठा ली थी, लेकिन इस बार बून ने फैसला खुद लिया। उसने मौत को स्वीकार कर लिया ताकि जैक खुद को और तकलीफ ना दे। अगली सुबह आइलैंड पर अजीब सा माहौल था। एक तरफ नए जन्म की खुशी थी तो दूसरी तरफ बून की मौत का दर्द। कैंप में लगभग हर कोई क्लेयर के बेबी बॉय के आने की खुशी मना रहा था। लंबे समय बाद पहली बार लोगों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। हर्ली भी जैक के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन जैक के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। तभी सईद और शैनन अपनी बीच ट्रिप से वापस लौटते हैं। उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही शैनन सबके चेहरे देखती है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। आखिर मजबूरी में जैक उसे सच बता देता है। बून अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही शैनन जैसे अंदर से टूट जाती है। वो बिना कुछ बोले सीधे केव के अंदर चली जाती है और बून के शव के पास बैठ जाती है। भले ही शैनन कभी बून से वैसा प्यार नहीं करती थी जैसा बून उससे करता था, लेकिन बून हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। वो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था और अब उसके सामने सिर्फ उसकी लाश पड़ी थी। शैनन उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उधर जैक चुपचाप अपना बैग उठाता है। तभी केट उसके पास आती है। वो बून की मौत के बारे में उससे बात करना चाहती थी, शायद उसका दर्द थोड़ा कम करना चाहती थी, लेकिन अब जैक पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर दुख से ज्यादा गुस्सा भर चुका था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि बून की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि लॉक के झूठ, उसके फैसलों और उसके ऑब्सेशन का नतीजा थी। अब जैक के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बून की मौत कोई हादसा नहीं थी। लॉक की जिद, उसका हैच के पीछे पागलपन और आइलैंड के संकेतों पर उसका अंधा भरोसा ही बून को उस प्लेन तक ले गया था। अगर लॉक सच बता देता, अगर वो बून को उस खतरे में ना डालता, तो शायद आज बून जिंदा होता। यही सोच अब जैक के अंदर गुस्से की आग बन चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे सीधे लॉक को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से बून का असली कातिल वही था। लॉक का दर्द भरा अतीत जरूर उसे एक टूटा हुआ इंसान दिखाता था, एक ऐसा आदमी जिसे जिंदगी भर सिर्फ धोखा मिला, लेकिन हैच के संकेतों पर उसका अंधा भरोसा, प्लेन वाली सच्चाई छुपाना और बून को उस मौत भरे खतरे में धकेल देना, इन सब ने आखिर एक जान ले ली। दूसरी तरफ हैच के अंदर चमकी वो रहस्यमयी रोशनी अब पहले से भी बड़ा सवाल बन चुकी थी। क्या वो सच में आइलैंड की तरफ से कोई संकेत था या फिर कुछ और? क्या लॉक आखिर हैच खोल पाएगा? और जब जैक उसका सामना करेगा तब क्या होने वाला है? क्योंकि अब इस आइलैंड की कहानी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। अब सवाल सिर्फ हैच का नहीं था, सवाल ये था कि आखिर इस आइलैंड पर सच में खेल कौन रहा है। अगर आपको भी लग रहा है कि यहाँ होने वाली हर चीज के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप पहली बार इस कहानी को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके बाद इस आइलैंड का हर रहस्य पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगेगा।